हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आई होप आप 1300 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है इसको एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ डेली जुड़ के वीडियोस को देख के अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव कर रहे होंगे। आज रीजनिंग की जो पार्ट नंबर 4 हम कवर करने वाले हैं, इसके पहले के जो तीनों पार्ट कवर हुए हैं उन तीनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप में से किसी ने अगर नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि हर पार्ट में हम जो है आपको वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहे हैं। हर दिन हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देते हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अपनी एक्यूरेसी स्पीड को चेक कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में जो हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें सबसे पहले अपने पास 4 क्वेश्चन आते हैं के कोडेड इनइक्वालिटी के। सिंपल इनइक्वालिटी तो आपने कहीं यूट्यूब चैनल या किसी से भी जिस किसी टीचर को भी आप फॉलो करते हो उससे सीखी होगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या सिखाने वाले हैं आपको? कोडेड इनइक्वालिटी को सिखाने वाले हैं। जैसे अपन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल 5 सिंबल यूज किए गए हैं और पांचों का यहाँ पर अलग अलग इंडिकेशन हो रहा है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में भी कोड लिखा हुआ है और कंक्लूजन में भी कोड लिखा हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले इस कोड को ब्रेक करके सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस जो सिंपल इनइक्वालिटी आती है उसमें बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, d और y के बिटवीन एस्टेरिस्क यूज किया गया है और इसका मीनिंग क्या है? p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, मतलब क्या है? स्मॉलर है। ठीक है, फिर अगेन y का m से रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर हैश में क्या लिखा रहा है? p इज नॉट ग्रेटर देन q। ये जो y जो है ग्रेटर नहीं है, मतलब लेस और इक्वल है किससे? m से। फिर m और k में डॉलर से यहाँ पर इसका इंडिकेशन आ रहा है, मतलब रिलेशन आ रहा है। तो क्या आएगा? नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना स्टेटमेंट सोल्व हो गया। अब किसको सोल्व करेंगे? अपन कंक्लूजन को सोल्व कर लेंगे। देखिए इसका क्या बनेगा, इसमें अपनों ने यहाँ पर यूज किया है तो वापस अपने को कोड पे मूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपनों ने 1 2 3 सिंबल तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर लिए है। अगर ये तीनों सिंबल आते हैं तो डायरेक्टली अपन वो जो साइन यूज किया गया है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, जो भी साइन यहाँ पर यूज किया गया है ना उसको अपन एज इट इज लिख लेंगे, उससे अपना टाइम बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या लिखा है कि d लेस देन k, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? देखो d से k तक जाते टाइम अपने पास जो है सिंबल अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी इनकी नहीं बन पाएगी, मतलब d और k में कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एट द रेट दे रखा है तो एट द रेट का अपने को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। मीनिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन है ही नहीं d और k में। ठीक है, लेकिन देखिए हाँ यहाँ पर अपने को निकालना पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है d लेस देन k है और अभी अपनों ने ऊपर देखा है कि d और k में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर अब आगे d और k में ये वाला सिंबल आ जाता है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो फिर अपना आंसर वहां पर चेंज हो जाएगा। तो इसका भी लिख लेते हैं अपन। क्या आएगा? d इज, इसमें एट द रेट में क्या बता रहा है? इज नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो वो केस आ गया ना, मतलब यहाँ पर नाइदर नॉर सॉरी आइदर और वाला केस बनेगा कि या तो कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है या फिर कंक्लूजन सेकंड ट्रू रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन सिंबल लगाते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा कि ये एट द रेट काय के लिए यूज किया जाता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर डॉलर काय के लिए यूज करेंगे अपन? नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर देन। फिर परसेंटेज काय के लिए यूज करेंगे अपन? नाइदर स्मॉलर नॉर लार्जर, मतलब इक्वल टू डी। एक करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है। कंक्लूजन में क्या दे रखा है? कंक्लूजन में डी और ए का रिलेशन क्या रहेगा? एस्टेरिस्क, मतलब नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, मतलब स्मॉलर है। ठीक है, उसके बाद सी और ए में वापस से स्मॉलर का साइन आएगा। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया है, अगर आप स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में कहीं पर भी साइन आ रहे हैं ना तो उसको एज इट इज अपन लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बताया है कि ए इज ग्रेटर देन डी। ऑब्वियसली ए ग्रेटर है किससे? डी से, क्योंकि यहाँ पर 3 सिंबल आ रहे हैं और वो करेक्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं। और जब ये तीनों सिंबल आते हैं तो अपन किसको प्रेफर करते हैं? ग्रेटर देन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ए इज ग्रेटर देन सी, ऑब्वियसली ए किससे ग्रेटर है? सी से, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इन दोनों का रिलेशनशिप निकालते हैं। के लिए क्या आएगा? के इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, मतलब स्मॉलर और
इक्वल आएगा P से, और P और Q में क्या रिलेशन है, नाइदर स्मॉलर नॉर लार्जर, मतलब इक्वल है Q के, एस्टेरिस्क का मतलब लेस देन M। अब एट द रेट का सिंबल यहाँ पर क्या आएगा, एट द रेट का सिंबल कहता है नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर और इक्वल, फिर अगेन हैश का सिंबल यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये लिख लिया अपनों ने, है ना। उसको सोल्व करने में काफी अपने को कम टाइम लगा है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, क्या Q ग्रेटर और इक्वल है K के, Q जो है Q से अपने को कहां तक जाना है, K तक जाना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सिंबल क्या आ रहा है, ये कंडीशन बन रही है P इज इक्वल Q, तो Q ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल है किसके, K के। नेक्स्ट M इज ग्रेटर एंड इक्वल टू K, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंबल कौन सा आ गया, ग्रेटर का, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं रहेगा, क्या आ रहा है यहाँ पर, इसका रिजल्ट ये होना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो जाता, और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन फर्स्ट यहाँ पर ट्रू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या कहता है कि A इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर, फिर एट द रेट का सिंबल क्या कहता है, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर एंड इक्वल, परसेंटेज का सिंबल क्या बताता है, इक्वल, एट द रेट का सिंबल अगेन आया है जिसको क्या लिखेंगे अपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर डॉलर का सिंबल अगेन आया है तो क्या लिखेंगे अपन, ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन पे फोकस करें तो क्या कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू E, नहीं है, क्यों, क्योंकि A तो E से बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट E इज ग्रेटर देन B, E तो किसी से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है क्योंकि E D के इक्वल है और D A और B दोनों से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। क्लियर है। 4 क्वेश्चन अपनों ने अभी तक कोडेड इनइक्वालिटी के पढ़ लिए हैं। अब अपने पास आती है पजल आती है, ठीक है। पजल का क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। स्क्रीनशॉट लेके आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं उससे आप इसको मैच कीजिएगा और आने वाले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 8 छात्र 8 स्टूडेंट जो है NOPQRSTU एक विशेष परीक्षा केंद्र IBPS क्लर्क परीक्षा 2021 के लिए अलग अलग दिन जाएंगे, यानी अगस्त और सितंबर में जाएंगे या गए हैं, डेटा कुछ भी हो। अपने को यहाँ पर मंथ वाली पजल है, ये ध्यान रखना है। कितने मंथ गिवन है अपने को, 2 मंथ गिवन है, और उसमें कौन कौन सी डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, 1, 3, 5 और 14, 1, 3, 5 और 14, इन 4 डेट्स को वो स्टूडेंट्स जाते हैं अलग अलग मंथ में। तो सबसे पहले इस डेटा को अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 1, 3, 5, 14, फिर 1, 3, 5 और 14 दोनों मंथ के लिए यहाँ पर इसको ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग के 4 डेट्स है ये किसके लिए है, अगस्त के लिए, और नीचे वाली डेट्स किसके लिए आएगी, सितंबर के लिए। और यहाँ पर जब भी ऐसी टेबल आती है आपके पास, पजल आती है मंथ की, तो उसमें हमेशा मंथ को अपने को सीक्वेंस में ही लिखना होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई 7 एम्प्लॉइज थे वो इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है, या फिर किसी सिटी में विजिट के लिए गए हैं, तो हमेशा अपने को सीक्वेंस में ही इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और अपने को याद रखने वाली और नोट करने वाली है कि 31 कितने दिनों का मंथ होता है, 31 31 दिनों का, और सितंबर 30 दिनों का। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर लिखना और माइंड में याद रखना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपने को एक ऐसी हिंट दी जाती है, कभी दे भी सकता है और कभी नहीं भी दे सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऐसा मेंशन हो सकता है कि कोई भी वेरिएबल, सपोजिट अपन ए की बात करें कि ए जो है उस मंथ में जाता है जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या है, इवन है, ठीक है, उसमें दिनों की संख्या क्या होती है, सम होती है या फिर विषम होती है। तो यहाँ बस 2 ही मंथ अपने पास यूज में आ रहे हैं, एक तो अगस्त और एक सितंबर। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने को हेल्प कर देता है उसको अरेंजमेंट में, ठीक है। अब अपन एक के बाद एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को नोट करते चलते हैं, ठीक है। देखिए उसने एक और बात यहाँ पे क्या लिखी कि एक विशेष दिन केवल एक ही छात्र परीक्षा में शामिल होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं और 8 डेट्स अपने को मेंशन की गई, तो 1 तारीख पर एक ही जाएगा। सबसे पहली लाइन जो यहाँ पर है काम की, यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट काफी यूजफुल है। ऊपर की लाइन तो बस अपने को अरेंजमेंट फिगर ड्रॉ करने में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या करना है अपने को, n
5 को परीक्षा में शामिल होगा। अब आगे एन से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, एक स्टेटमेंट ये यहाँ पर देखा जा रहा है ना, 2 स्टेटमेंट एन से बनने वाला, मतलब अपन एन को नोट कर सकते हैं। लेकिन अब 5 तारीख अपने पास अगस्त में भी आती है और सितंबर में भी आती है, कहाँ नोट करना है, तो अपन दोनों जगह इसको नोट कर लेते हैं, 2 इसकी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। ये इसमें भी नोट कर लिया और इसमें भी अपनों ने नोट कर लिया। आगे क्या बोलता है ये, Q और T के बीच केवल एक छात्र परीक्षा में शामिल होगा। Q और T के बीच में एक छात्र परीक्षा में आएगा, लेकिन पहले Q आएगा कि T आएगा अपने को ये नहीं पता है, इसलिए अपनों ने ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज कर लिया है कि इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है वो रिप्लेस, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है इसमें, एन आर के बीच कोई परीक्षा में शामिल नहीं होगा, मतलब एन और आर दोनों ही साथ में आने वाले हैं। नेक्स्ट, यू क्यू के बाद परीक्षा देता है। यू जो है वो किसके बाद देता है, क्यू के बाद, लेकिन इमीडिएटली बाद देता है या नहीं देता है ऐसा मेंशन नहीं किया है, मतलब यू जो है क्यू के जस्ट बाद भी आ सकता है और इन दोनों के बीच में गैप भी हो सकती है जिसमें क्यू ऊपर आएगा और यू नीचे आएगा। ठीक है, पी के ठीक पहले एस परीक्षा देगा, यहां पर फिक्स हो गया है कि पी के ठीक पहले कौन आएगा, एस आएगा। देखिए यहां पर भी अपने को बताना है कि एन और आर आपस में वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, एन ऊपर हो सकता है या नीचे भी हो सकता है आर के। एन और टी के बीच 3 छात्र परीक्षा देते हैं, अपनों ने एन बना रखा था 1 2 3, टी यहाँ आ जाएगा और इस वाली पॉसिबिलिटी में टी यहाँ पर आ जाएगा। टी और क्यू के बीच में कितने थे अपने पास, 1 था, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अब इस केस में क्यू यहाँ आ गया, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है उसको भी नोट कर लेते हैं। एन यहाँ बनाया, टी यहाँ बनाया, टी और क्यू के बीच में 1 आ गया, 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तीनों बना ली अपनों ने, है ना, मतलब ये अरेंजमेंट अपना कंप्लीट हो गया है। आगे क्या बोल रहा है, ओ अगस्त में परीक्षा में शामिल नहीं होगा। ओ अगस्त में नहीं आएगा मतलब काहे में आएगा, सितंबर में आएगा। सितंबर में 1 3 5 14 3 चारों में से किसी भी एक डेट को वो आ सकता है। यू के बाद परीक्षा देने वालों की संख्या पी के पहले परीक्षा देने वालों की संख्या से 1 कम है, मतलब इसको अपन ऐसे नोट कर सकते हैं कि पी के पहले जितने जाएंगे यू के बाद में उससे 1 कम जाएगा। ठीक है, ये अपने अपने इंडिकेशंस होते हैं क्वेश्चन को समझ के यहाँ पर नोट करके और जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ का डेटा अपने पास पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमने यहाँ पर जो नोट किया है उससे इसको फिगर को पूरा कंप्लीट करना है, इस पजल को पूरा करना है हमें। देखो यहाँ पर जो कंडीशन लिखी हुई है कि पी के जस्ट अबव में कौन है, एस है, तो अगर फर्स्ट वाले कॉलम में देखें तो बस यहाँ पर एक ही चांसेस बन रहा है कि पी के जस्ट अबव में कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या लिखा है कि पी के ऊपर जितने हैं उससे 1 कम यू के नीचे हैं, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और कंडीशन कौन कौन सी बन रही है यहाँ पर, इसमें पी नहीं आ सकता, यहाँ पी नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इस केस में एक ही कॉलम में 2 जगह पर उसके नंबरिंग हो सकती है। अगर मैं पी को यहाँ लिखता हूं तो एस यहाँ आएगा। ठीक है, अब P के ऊपर कितने, 1 2 3 4, तो U के नीचे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो क्या U और P दोनों एक ही जगह पर आएंगे, नहीं आएंगे, मतलब ये वाला जो अपना इसका अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट यहाँ पर पूरा कैंसल हो चुका है। एक और अरेंजमेंट बचा हुआ है, इसमें P यहाँ पर, S यहाँ पर और U अगेन कहाँ आ जाएगा, नीचे, मतलब ये भी कंप्लीट और ये वाला भी कंप्लीट। क्या Q के नीचे U आता है, Q के नीचे U आता है और Q के नीचे U यहाँ पर भी आता है। अब एक और केस क्या बनता है, N और R दोनों साथ में एक के बाद एक एग्जाम देते हैं, है ना, और मतलब इनके बीच में कोई भी नहीं है। N यहाँ ऊपर नोट किया हुआ है, मतलब R यहाँ पर आएगा। ठीक है, और O जो है सितंबर में आ रहा था, ये करेक्ट है। अभी अपने पास एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, ये देखते हैं ये भी करेक्ट होती है या फिर ये फॉल्स हो जाती है। N के साथ कौन आ रहा था, R आ रहा था। अब O को कहाँ बिठाएंगे, O तो अगस्त में भैया जा ही नहीं सकता, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, टोटली कैंसल हो जाएगी। अपनी जो सही पॉसिबिलिटी है वो क्या आ रही है, उसका सिक्वेंस क्या है, एस पी एन आर क्यू ओ टी और यू। ठीक है, अब इससे बनने वाले 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर में परीक्षा में शामिल नहीं होगा, जो अगस्त में जाएगा, है ना। यहाँ पर ये सितंबर में आ रहा था, ये भी सितंबर में, और क्यू मेरे ख्याल से कहां पर आ रहा था अपना, अगस्त में आ रहा था। क्यू भी सितंबर में है, अगस्त में कौन है, एन है।
है ना, सितंबर में नहीं है, मतलब एन क्या है, अगस्त में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, आर किस दिन परीक्षा में शामिल होगा? तो आर के लिए क्या बना है अपने पास, 14 अगस्त, 14 अगस्त को आर परीक्षा में शामिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 3 सितंबर को कौन परीक्षा में शामिल होगा? तो 3 सितंबर को किससे कनेक्टिविटी आ रही है, 3 सितंबर को परीक्षा में शामिल होगा ओ। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 3 सितंबर को ओ परीक्षा में शामिल हो रहा है। टी के ठीक पहले कौन परीक्षा में शामिल होगा? टी के जस्ट अबव कौन है, ओ है अगेन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन इसका, सबसे पहले परीक्षा में कौन शामिल होता है? तो सबसे पहले परीक्षा में कौन शामिल हो रहा था वहां पर, एस हो रहा था, एसी बन रही थी, एएसपी, है ना, ये दोनों ऊपर आ गए थे। तो सबसे पहले परीक्षा में कौन शामिल हो रहा था, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन अपने को यहाँ पर 85 से लेकर 87 तक, ठीक है, 85 से 87 तक 3 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं कहाँ के, ऑर्डर रैंकिंग पजल के। क्लियर है, छोटी पजल बनती है ये ऑर्डर रैंकिंग की, इसलिए इसमें क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, या तो 2 या फिर 3, या फिर ज्यादा ही छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो एक क्वेश्चन में 1 नंबर का ही पूछा जाएगा, है ना। क्या डेटा गिवन है यहाँ पर, इसमें गिवन है कि 6 फुटबॉल खिलाड़ी ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे से ऊंचाई के संदर्भ में भिन्न है, अलग अलग है सभी की लंबाई, इनको अरेंज करना है। जब भी 6 पर्सन बोले जाते हैं, 6 स्टूडेंट्स, 6 प्लेयर्स, 6 एम्प्लॉय, ठीक है, 6 फैमिली मेंबर्स, तो उसमें जो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो बस 5 ही यूज किए जाएंगे, मतलब जितने पर्सन होते हैं उससे एक कम यहाँ पर सिंबल अपन अरेंजमेंट में यूज करते हैं। और ये जो भी अपन लिखेंगे यहाँ पर, ये कौन से ऑर्डर में रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर में रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहने वाला है। अब इसमें क्या दिया है, ए से कम 4 खिलाड़ी लंबे हैं, कम से कम 4, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, ये 4 तो डेफिनेटली क्या है, ए से लंबे हैं। अब एक और केस क्या बनेगा इसका, यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, या तो 4 लंबे या फिर कितने लंबे हो जाएंगे, 5, क्योंकि उसने क्या बोला है, कम से कम 4। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 2 से अधिक खिलाड़ी ई से लंबे हैं जो सबसे छोटा नहीं है, 2 से ज्यादा लंबे हैं इससे, ई से कितने लंबे हैं, 2 से ज्यादा। इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, 2 से ज्यादा मतलब 3 के प्लस आ जाएंगे, किससे लंबे हैं, ई से। और ई कहाँ नहीं आ सकता, लास्ट में नहीं आ सकता, है ना, मतलब 1 2, 2 से ज्यादा मतलब 3, तो इसे 3 और 4 इससे लंबे हो सकते हैं, 3 या फिर 4 इससे लंबे हो सकते हैं, 5 इससे लंबे नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, या तो एफ या डी सबसे छोटा है, या तो एफ है या फिर डी सबसे छोटा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ए आ रहा था, अब यहाँ या तो एफ आएगा या डी आएगा, ये फिक्स कर दिया, ए तो आएगा ही नहीं, तो एफ अपन यहाँ लिख देते हैं और डी यहाँ लिख देते हैं और इस ए को यहाँ लिख देते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी को अपनों ने नोट कर लिया और यहाँ लिख दिया। अब ई की जगह जो है वो 5th प्लेस पर नहीं आ सकती, अब ई की जगह जो है यहीं पर आएगी, क्यों, क्योंकि ई कम से कम 2 से, यहाँ क्या लिखा होता है, 2 से अधिक खिलाड़ी ई से लंबे, 2 से अधिक कितने हुए, 1 2 3 हो गए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि बी कम से कम 2 खिलाड़ियों से छोटा है, बी कितनों से छोटा है, कम से कम 2 से छोटा है, तो बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 से छोटा हो गया। बी डी से लंबा है, एफ सबसे लंबा नहीं है, बी किससे लंबा है, डी से लंबा है, यहां पर देख पा रहे हैं, बी किससे लंबा है, डी से लंबा है, और एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ यहाँ पर लास्ट में नहीं आ सकता, इसमें तो आ ही नहीं सकता, और इसमें भी यहाँ लास्ट में सबसे बड़ा वो नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर डी लिखता हूं, या तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर डी लिखूंगा, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, डी किससे बड़ा हो जाएगा, बी से, लेकिन बी बड़ा है डी से, ना कि डी बड़ा है बी से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये अपनी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ डी छोटा है और एफ बड़ा नहीं है, मतलब एफ यहाँ पर आएगा। अब एक और वेरिएबल कौन सा बच रहा है अपने पास, सी बच रहा है, तो अपना जो करेक्ट ऑर्डर रैंकिंग बनेगा वो क्या बनेगा, सी एफ बी ई ए और डी। क्लियर है, अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा पूछा है तो अपन इस डायरेक्शन से चलेंगे, 1 2 और 3, मतलब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5th बी सही रहेगा। सबसे लंबा खिलाड़ी कौन है, सबसे लंबा खिलाड़ी एफ नहीं था, डी नहीं था, सी था, कौन सा वेरिएबल था, सी आएगा।
कितने खिलाड़ी ई से लंबे हैं? ई से लंबे कितने खिलाड़ी थे? कम से 2 से अधिक थे। तो कहां पर ये ई से लंबे खिलाड़ी कौन कौन है? सी, एफ और बी, 3 खिलाड़ी ई से लंबे हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड 3। क्लियर। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर एंड हो चुके हैं। अब अपने पास जो है कौन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हैं? ये क्वेश्चंस है कोडेड ब्लड रिलेशन के। मैंने आपको इन 4 क्लासेस, ये चौथी क्लासेस हो रही है, ठीक है। अब इसके पहले जो 3 क्लासेस हुई है उसमें मैंने आपको वो सिंपल ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन भी करवाए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा लेवल क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी सोल्व करते करते थोड़ी बहुत एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ी होगी आपकी, इसलिए मैंने लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, अपने को ब्लड रिलेशन सोल्व करना है, लेकिन कौन सा वाला? कोडेड वाला। जैसे इसके पहले अपने देखा था, आज की क्लास में क्या देखा है कि इनइक्वालिटी भी अपने कौन से सोल्व की है? कोडिंग वाली, है ना। तो बाय चांस अगर कभी ऐसा पेपर आता है कोड वाला, तो अपन उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका इंडिकेशन यहां पर लगा लेते हैं। इसमें यहां पर नोट करना रह गया है, अगर इसमें होता तो आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी पड़ जाता। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? फादर होता है। एट द रेट का मतलब होता है सिस्टर। देन डॉलर का मतलब होता है ब्रदर, और एस्टेरिस्क का मतलब होता है सन। तो अपन इसको ऐसे सोल्व करते हैं। जैसे जे जो है वो क्या है? डॉलर का मतलब क्या था यहाँ पर? भाई है। जे भाई है के का। और एस्टेरिस्क का मतलब क्या था? सन है। के जो है, एक मिनट इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं। जे जो है वो भाई है के का, के जो है वो सन है किसका? एम का। और एम एट द रेट बहन है किसकी? एम बहन है डी की, ठीक है। और डी क्या है? डी परसेंटेज मतलब फादर है किसका? जी का। ये यहाँ पर सोल्व हो गया है। एम के 2 सन आ रहे हैं, जे और के। एम का जो भाई है वो डी है, और डी किसका पिता है? जी का। जी का यहाँ पर जेंडर पता नहीं है कि जी मेल है या फीमेल है। एम जी से किस प्रकार संबंधित है? एम क्या लगेगा? इसके फादर की सिस्टर है, मतलब इसकी आंटी रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? यहाँ पर गिवन है कि एम एस्टेरिस्क डी। तो यहाँ पर इसका सिंबल का मीनिंग क्या होता है? ये सन है, ठीक है। एम जो है वो सन है किसका? डी का। और डी जो है वो क्या है? डॉलर मतलब भाई है। डी भाई है किसका? सी का भाई है। अब सी क्या है? सी और इसमें परसेंटेज और फिर एट द रेट 2 सिंबल आ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पिता, और एट द रेट का मतलब होता है बहन, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है पिता, और एट द रेट का मतलब है बहन। जो सी जो है वो फादर है किसका? के का। और के जो है वो सिस्टर है किसकी? एन की। यहाँ पे क्या पूछा है? एन डी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एन रिलेटेड टू डी? तो एन का किससे पूछा है? डी से। यहाँ पर अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन का जेंडर ही पता नहीं है अपने को, एन मेल है या फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एक मिनट रुकिएगा। इसमें हाँ, इन दोनों क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो सेम है, तो मैं इसी डायग्राम को लेके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें इसने क्या पूछा है कि सी एम से किस प्रकार रिलेटेड है? सी एम से किस प्रकार रिलेटेड है? तो एम क्या है? सी क्या है? एम के पिता का भाई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसमें? अंकल। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन सा आते हैं? अगेन अपने को पजल सोल्व करनी है। ये पजल कौन सी है? सीटिंग अरेंजमेंट की पजल है, जो अगेन आपको दोनों ही लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बाद में मेरे आंसर से इसको मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है इसने कि 11 व्यक्ति है, ए से लेकर कहां तक? के तक सीक्वेंस में चल रहे हैं, और ये सभी एक सर्कुलर टेबल वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है, सभी ने सेंटर की ओर फेस करके रख रखा है ना, सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। तो अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सर्कुलर टेबल के लिए 2 पॉसिबिलिटी अपन लेके चलते हैं। कितने परसेंट से? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11% हो गए, है ना। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि ई उस व्यक्ति के बाएं बैठा है जो ए के बाएं दूसरा है। तो सबसे पहले ए को बना लिया,
किसको बना लिया अपनों ने, ए को। ए के बाएं दूसरे व्यक्ति के बाएं ई बैठा है, मतलब ई कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है ई। दो और मतलब दो बंदे ए और ई के बीच में बैठे हुए हैं। इसको अगेन मैं पढ़ देता हूं कि ई उस व्यक्ति के बाएं बैठा है जो ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा ये हुआ, और इसके बाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। क्लियर है, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। आई ए के ठीक साथ बैठा है, आई और ए दोनों साथ बैठे हैं। अब आई लेफ्ट में बैठा है ए के या राइट में बैठा है नहीं पता है। दो डायग्राम बनाए हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों को नोट कर लिया। क्लियर है। डी के दाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है तथा ई का पड़ोसी है। ई का पड़ोसी कौन है, डी है। डी को एक बार मैंने यहां पर बनाया, ठीक है। अब ये के दाएं से किधर बैठा है, के दाएं से पांचवें स्थान पर, मतलब 1 2 3 और 4 पर्सन डी और के बिटवीन रहेंगे। अगेन डी को यहां बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 पर्सन के और डी के बीच में रहने वाले हैं। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी और सेम बन जाएंगी। कैसे बन जाएगी, डी अपनों ने यहां बनाया, डी उधर भी हो सकता है, ठीक है। अगेन डी उधर भी हो सकता है। इसको अपन बना के देख लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज करके अपन यहाँ पर नई पॉसिबिलिटी जो बन रही है अपनी उसको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक सर्कल अपनों ने यहाँ पर बनाया है, अगेन एक सर्कल यहाँ पर बनाया है। क्यों, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पर ए है, ए के पास में क्या है, आई, फिर उसके पास में कौन है, डी, फिर उसके पास में कौन बैठा है, ई। सॉरी, डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी का नया बनाना है अपने को, है ना। डी यहाँ हो गया, फिर 1 2 3 4 5 और 6। डी और के बीच में कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं, क्योंकि डी जो है के दाएं से पांचवा बैठा है ना। एक इस केस में भी ऐसे होगा, ए आई 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ई है 8 और 9, ठीक है। अब डी को इधर बैठाया है तो डी और के बीच में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये बन गए अपने चारों पॉसिबिलिटीज। अब इसमें क्या करना है कि ए तथा ई का पड़ोसी है। ए के मध्य उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने जी और ई के मध्य बैठे हैं। जी और ई के मध्य जितने बैठे हैं, जी और ई बराबर ए और के। ए और के बीच में जितने रहेंगे ना उतने ही जी और ई के बीच में रहने वाले हैं। आई के साथ तथा जी ए के क्रमशः, आई के तथा जी ए के क्रमशः ठीक बाएं बैठता है। आई जो है किसके, के बाएं बैठता है, और जी जो है क्रमशः किसके बाएं बैठता है, ए के बाएं बैठता है। तो जी को अगर अपन यहां बिठाएंगे, अब आई के बाएं बैठा है क्या, नहीं, इसमें नहीं बैठा है। आई के बाएं इसमें भी नहीं बैठा है, और आई के बाएं इसमें भी नहीं बैठा है। मतलब ये तीनों डायग्राम तो यहाँ पर कैंसिल होगा, ये डायग्राम अपना सही रहेगा। अब उसने क्या कहा है, जी और ई के बीच में कितने हैं, यहाँ पर ए के उतने ही ए और के बीच में। हाँ बिल्कुल ऐसा बन रहा है अपने पास, ठीक है। और आगे क्या बोला है उसमें कि एच के दाएं से चौथा है, जो बी के दाएं से चौथा है। एच किसके दाएं से चौथा है, के दाएं से चौथा है। तो के दाएं से चौथा कौन सा हो गया, एच। और बी के कहां से, बी के, जो बी के दाएं से चौथा है कौन, मतलब एच की बात हो रही है, सॉरी के की बात हो रही है, तो बी यहां पर आ जाएगा। देखिए इसको मैं रिपीट कर देता हूं, एच के दाएं से चौथा है, तो दाएं से ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जो बी के दाएं से चौथा है, जो वाला किसके लिए, जो करंट में यहाँ पर पीछे आता है ना, 1 2 3 और 4। अब आगे क्या कहा है कि एफ और सी जे के तत्काल पड़ोसी है। एफ और सी किसके, जे के। तो जे यहाँ पर आएगा क्योंकि 3 जगह बच रही है और 3 वेरिएबल है, तो पड़ोसी। अब यहाँ एफ किधर आएगा, वो आगे स्टेटमेंट में यहाँ पर देखते हैं। एफ ई के बाएं से तीसरा है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया एफ, यहाँ पर हो गया सी। क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है, तो यहाँ पर ई है और जी है, यहाँ पर ऑप्शन में ई और जी। नेक्स्ट, जी के दाएं से चौथे कौन बैठा है, जी के दाएं से चौथा यहाँ पर बैठा है एच। कौन बैठा है यहाँ पर, एच बैठा हुआ है। सॉरी, जी के दाएं से पूछा है ना, तो जी के दाएं से तो सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सी आएगा। नेक्स्ट, ए के दाएं से गिनने पर ए और एच के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाएं से गिनेंगे अपन, और ए और एच के बीच में ये 2 हो गए।
फिर 2 4 हो गए और एक 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन युग्म विषम है? कौन सा युग्म विषम है? तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। अब पेयर कौन सा ओड है ये देखना है। ई और बी, तो ई और बी दोनों पास पास बैठे हैं। ए और आई ये भी दोनों पास बैठे हैं। के और सी ये भी पास बैठे हैं। एफ और जे ये दोनों पास बैठे हैं। एच और डी ये भी तो पास बैठे हैं। तो यहाँ पर पेयर कौन सा है जो अपोजिट है? ए और ई, ई के दाएं में बी है, ए के दाएं में ई है, आई है ना, और के दाएं में सी है, एफ के बाएं में जे जा रहा है। देखो पास तो बैठे थे लेकिन यहाँ पर दाएं और बाएं का खेल है। फर्स्ट वेरिएबल के दाएं में सेकेंड वेरिएबल यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जी का पड़ोसी कौन है? जी का पड़ोसी 2 है, या तो ए या फिर बी। ऑप्शन में अपने को बी दिया है तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, तो इस कोडिंग डिकोडिंग को अपन सोल्व करके पर्टिकुलर जो वर्ड दिया हुआ है उसका कोड अपन नोट कर लेते हैं। देखिए अपन इसका कोड जो है ना यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में अपने को हेल्प मिल जाएगी। फर्स्ट लाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही टेक्स्ट थर्ड लाइन में भी लिखा हुआ है। थर्ड और फर्स्ट लाइन में कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, मतलब पहले अपने को 4 का कोड निकालना पड़ेगा। तो 4 फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर? 4 के लिए कोड अपने पास बन जाएगा जो इन तीनों में कॉमन रहेगा। क्या कॉमन है? एमपी, एमपी और एमपी, मतलब 4 का कोड बन गया एमपी। अब एक और कौन सा था? टेक्स्ट था फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में कौन कॉमन आ रहा है? अब जीएच कॉमन आ रहा है। कौन सा कोड कॉमन आ रहा है? जीएच आ रहा है। एमपी कैंसिल हो गया, है ना। अब कौन बच रहा है अपने पास? इंडिया। तो इंडिया का कोड क्या आएगा अपने पास? यहाँ पर तीनों में है, फर्स्ट में है, सेकंड में और थर्ड में। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? जेड एक्स बच रहा है और एन बच रहा है ना। जेड एक्स और एन, मतलब एन इसका कोड हो जाएगा क्योंकि तीनों में आ रहा है ना। इंडिया का कोड क्या हो गया? ए एन। नेक्स्ट अपने पास लास्ट वर्ड जो बच रहा है ना वो अकाउंट बच रहा है। तो अकाउंट का बचा हुआ कोड कौन सा है यहाँ पर? पहली लाइन में जेड एक्स। सेकेंड लाइन में चलते हैं अगर अपन, तो इसमें टोटल, वर्क और इन। तो टोटल सेकेंड और फोर्थ दोनों लाइन में आ रहा है। तो इसका जो कॉमन दिख रहा है अपने को कौन है? एल बी है। टोटल का कोड यहाँ पर क्या आ गया? एल बी। अब क्या बच रहा है इसमें? वर्क आ रहा है और इन आ रहा है। तो वर्क और इन अब किसी भी लाइन में अपने को नहीं देखने को मिलते, मतलब वर्क और इन दोनों के लिए यहाँ पर कोड, ये दो कोड जो बचे हुए अपने पास डीसी और के एल, किसी के भी लिए यहाँ पर यूज अपन कर सकते हैं, कुछ फिक्स है इनका हो नहीं पाया है। देन थर्ड लाइन में क्या है? इशू। तो इशू थर्ड और फोर्थ दोनों में है। क्या बच रहा है यहाँ पर? वाई जेड। तो इशू का क्या हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा। और उसके बाद जो फोर्थ लाइन में यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास? सॉरी, फोर्थ तो पूरी हो गई है, स्टेट बच रहा है थर्ड लाइन में। तो ये स्टेट का कोड कौन सा बच रहा है? ए और जे। सारे कोड नोट हो गए हैं, अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। टेक्स फॉर इंडिया, टेक्स मतलब जीएच इंडिया ए एन, और फॉर के लिए एमपी जीएच एमपी और ए एन। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्या है? इशू का कोड क्या है? तो इशू का कोड वाईजेड है। ठीक है, ये वाईजेड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है? निम्नलिखित में से टोटल स्टेट न्यू को दर्शाता है। टोटल था कोडिंग में, स्टेट था, न्यू नहीं था। तो टोटल और स्टेट का कोड अपन देखते हैं। टोटल के लिए अपने पास क्या आएगा यहाँ पर? एलबी, और स्टेट के लिए एजे। एलबी और एजे, एलबी एजे और यूटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। वर्क का कोड क्या है? तो वर्क के वहां पर दो कोड बन रहे थे। कितने बन रहे थे? दो कोड बन रहे थे, या तो डीसी या फिर के एल। तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आइदर डीसी और के एल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिए गए कोड में से अकाउंट का कोड क्या है? तो अकाउंट का कोड क्या बन रहा था अपने पास, उसको देख लेते हैं। अकाउंट का कोड अपने पास जेड एक्स। कौन सा कोड है अकाउंट का? जेड एक्स। इसमें नहीं दिया हुआ है, एक बार रीचेक करते हैं इसको। अकाउंट के लिए जो कोड बन रहा था जेड एक्स दिया था। ठीक है, नन ऑफ दिस। अकाउंट के लिए
नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आगे के 25 क्वेश्चन भी हो गए हैं और अभी तक टोटल 100 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सेशन में जो क्वेश्चन है उनका लेवल काफी अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे मैं जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ वैसा इस वीडियो में भी रिपीट करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट ज्ञानजी.in पर आइए और उसमें जो मॉक आपको अवेलेबल है उसको जरूर लगा के देखिए। आपको टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको 100 रुपीज में टोटल 30 टेस्ट मिल रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप उसको परचेज कीजिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट लगाए हैं उनके साथ चेक कर सकते हैं। कल हम फिर इसी समय पर मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस और अलग अलग टॉपिक्स पर भी जरूर लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स में भी इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।